Hello students, today we are starting with the new topic, that is aggregate demand and its related concept, and this is lecture 1 basically. See, overall unit जो ये 3 chapters की है बेटा, ये 12 marks की होती है. Okay, मैंने आपसे PDF पहले ही शेयर करा है. इस यूनिट के अंदर we will discuss about 3 chapters. The unit name is determination of income and employment. अगर आप संदीप पर देख रहे हो तो उसमें लिखा भी हुआ है, that is determination of income and employment. Okay, तो आज let us start with the first concept. चलो, simple question तुमसे, why economy fluctuates from year to year? तुम देखते हो ना, प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, प्राइस कभी नीचे जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों होता है? जीडीपी की वजह से. हाँ, जीडीपी की वजह से. जीडीपी की वजह से. चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट. अच्छा, अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई जब लास्ट पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था डिमांड सप्लाई आर हेल्पिंग अस इन प्राइस डिटर्मिनेशन. याद आ रहा है डिमांड सप्लाई लास्ट चैप्टर? तो अगर वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो प्राइस डिटरमाइन करवाता है तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या प्राइस डिटरमाइन नहीं करवाएगा क्या? कि बदल जाएंगे कॉन्सेप्ट? सोचो. सेम रहेंगे. सेम रहेंगे, बट यहाँ पे ये जो डिमांड होगा उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि वो डिमांड वाज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज दैट वाज कन्फाइंड टू वन मार्केट, वन पर्टिकुलर प्लेस. एंड यहाँ पे सप्लाई भी क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो यहाँ पे भी जैसे अपन देखते हैं ना, बूम आता है, रिसेशन आता है, तो बूम रिसेशन का मतलब ही होता है कि जैसे ही बूम आया तो मतलब मार्केट में सडनली डिमांड बढ़ गई. वही रिसेशन आ गया तो मार्केट में डिमांड कम हो गई, अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है. जैसे रिसेशन अभी, जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस. अब डिमांड किसकी खत्म हो गई सबसे पहले? टूरिज्म की खत्म हो गई. टूरिज्म गया, कोई अभी इतने टूरिस्ट पे नहीं जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है? अल्टीमेटली दिस एग्रीगेट डिमांड इज फॉलोइंग फॉर टूरिज्म. फिर अपार्ट फ्रॉम इट दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, जैसे अभी हम पहले फोकस से कन्फाइन, जब लॉकडाउन लगा हुआ था वी आर ओनली कन्फाइंड टुवर्ड्स द फूड आर्टिकल्स. हमको फैशन के लिए इतना वो नहीं था कि नहीं भैया फैशन बाद में भी हो जाएगा, बट वी आर कन्फाइंड टुवर्ड्स द फूड आर्टिकल्स. तो फैशन इंडस्ट्री में भी क्या आया? डाउनफॉल आना शुरू हो गया. तो दिस इज बूम एंड रिसेशन टाइम पीरियड, एंड नाउ एवरी बिजनेस इज फेसिंग रिसेशन. ओके, तो ये इकोनॉमी फ्लक्चुएशन का रीजन हो गया. अब इन सम ईयर, जैसे मैंने पहले बोला, प्रोडक्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज राइजेस. ऐसे भी साल आते हैं जहां बहुत महंगे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और कभी कभार प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज भी हो जाता है, या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इकोनॉमी ग्रो हो गया. जैसे ऋषिका ने बोला कि आपका जीडीपी बढ़ गया. अब बहुत सारे सालों में जीडीपी बढ़ता भी है, लेकिन अभी कोरोना का इम्पैक्ट अगर आपने देखा और न्यूज पढ़ रहे हो तो जीडीपी बहुत डाउनफॉल में गया है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है ना. 2-3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं. तो जीडीपी क्या हो गया? आपका जीडीपी क्या हो रहा है? फॉल होना स्टार्ट हो जा रहा है. तो ये इकोनॉमी के इफेक्ट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस लेवल को. ठीक है, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी. लेकिन जहां प्रोडक्शन है ही नहीं, जैसे अभी कोरोना वायरस के अंदर प्रोडक्शन, पूरी फैक्ट्रीज बंद थी, तो इकोनॉमी की ग्रोथ क्या हो गई? डाउनफॉल. इसीलिए आपका जीडीपी इस क्वार्टर का बहुत मार्जिन से गिरा था, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो गई थी? जो आपके लेबर से उनका पूरा काम क्या हो गया? खत्म. दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. तो दिस इज द इम्पैक्ट, और ये आता जाता है, ऐसा नहीं कभी एम्प्लॉयमेंट है तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, और यहाँ तो बेटा सम ईयर्स में क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स. कि जैसे अभी बोला कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था, अब क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है. तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट हुआ, प्रोडक्शन फॉल हुआ, इकोनॉमी की क्या हो गई? इकोनॉमी श्रिंक होना स्टार्ट हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन स्टार्ट हो गई. आर यू गेटिंग द बेसिक आइडिया? कि अपन एडीए से पढ़ने से पहले ये समझें कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है बेटा, दे आर अफेक्टिंग द ओवरऑल इकोनॉमी. याद रखना बेटा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है ना, वो एक मार्केट को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे. पूरी इकोनॉमी मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमी, मे बी इंडियन इकोनॉमी. दैट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट. सारी इकोनॉमी से फर्क आया है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, इकोनॉमी श्रिंक हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट हुआ.
तो अब अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करते हैं कि इस सब का रीजन क्या है। तो ये बोलते हैं ट्रेड साइकिल। हो सकता है कभी बूम आ जाए, हो सकता है कभी रिसेशन आए। जैसे मैंने बोला, जब बूम होगा तो आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा, और वहीं रिसेशन पे आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। तो डिप्रेशन भी आ सकता है, मींस अल्टीमेटली आप इतने आउटपुट पे नीचे आ जाओगे जहां आउटपुट आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और वर्स्ट हो जाए। और यहाँ से अब जैसे कोरोना वायरस के पर्टिकुलर डिप्रेशन से अब हम रिकवर होना स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी। देयर कैन बी बूम, देयर कैन बी रिसेशन, देयर कैन बी डिप्रेशन, एंड आफ्टर दैट देयर इज रिकवरी। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलर एंगल। तो सी स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले ही बोला कि इकोनॉमी रिकवरी पे भी आएगी, डिप्रेशन पे भी आएगी। तो इकोनॉमिक्स यूज द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टू डिस्क्राइब सच सिचुएशन, या फिर अगर उनको बोलें विच आर नोन एज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एडी एज वेल एज द एस। अभी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है क्या? Let us start with this particular introduction. How do interaction between aggregate demand and aggregate supply determines the equilibrium? तुमको याद हो बेटा, तो अपन ने जब डिमांड सप्लाई उसमें पढ़ा था, तो अपन ने उस चैप्टर का नाम क्या रखा था? मार्केट इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है? 11th में अपन ने उस चैप्टर का नाम क्या रखा था कि जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, ऐसा क्रॉस बनाते थे। और याद है अपन उस पॉइंट को बोलते थे, क्या पॉइंट बोलते थे उस पॉइंट को? मार्केट इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है? रिलेटिंग विद द 11। यस सर। तो अब जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे बेटा, तो उस पॉइंट को भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, लेकिन उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। जहां पे अगेन क्या इक्वल हो जाएगा, आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इकोनॉमी स्टेबल पोजीशन पे होगी, और उस स्टेबल पोजीशन को बोला जाएगा दैट इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। चलिए, तो आज अपन सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि एडी और एएस क्या है एंड व्हाट हाउ दे आर कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं एग्रीगेट डिमांड के बारे में बेटा, तो एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्या बोल रहा है एडी? हम अगर सिंपल डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। अभी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं बोला है, इट इज डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। किसके लिए? इट इज फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो एडी का फॉर्मूला बेटा बनता है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। याद करो बेटा नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड, याद है यस सर। एक्सपेंडिचर का? उसमें अपन ने हाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया था, फिर गवर्नमेंट हाँ। एक्सपेंडिचर लिया था, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिया था, और फिर अपन ने लिया था नेट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट। माइनस हाँ। एक्सपोर्ट। तो वही आपका जो फॉर्मूला है बेटा, जो नेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बना था, उसमें अगर आपने याद किया होगा तो एग्रीगेट डिमांड ये अपन ये ऐड करते थे तो अपने पास क्या आता था? जीडीपी एट एमपी। याद आ एमपी रहा है? एंड एनपीएफसी तक तो जाना वही रहता था। एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट योर जीडीपी एट एमपी। मतलब जब मैं इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा तो मुझे एग्रीगेट डिमांड तो मिलेगा ही मिलेगा, पर एग्रीगेट डिमांड के साथ एक्सपेंडिचर मेथड का ही फॉर्मूला है ना ये यस सर? एक्सपेंडिचर मेथड का ही फॉर्मूला है। एग्रीगेट डिमांड इज टोटली रिफ्लेक्टिंग योर एक्सपेंडिचर फॉर्मूला, एंड दैट्स व्हाई इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं जीडीपी एट एमपी से। ओके, अब जैसे तूने कहा था कि जीडीपी एट एमपी में अपना फ्लक्चुएशन आते हैं, तो वही क्या है एडी में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो हियर इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसमें मैंने बताया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये फॉर्मूला याद रखना थ्योरी के लिए। अब जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे ना बेटा, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट याद करो, अगर अपन ने सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम ही पढ़ा था तो उसमें अपन ने कितने सेक्टर लिए थे? 2 सेक्टर की 4 सेक्टर? याद आ रहा क्या है? सर?
सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम जब मैंने स्टार्ट करा था, वहाँ हाँ पे मैंने दो ही सेक्टर पढ़ाए थे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे भी जब तुम प्रैक्टिकल करोगे ना बेटा, तब तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक रहेगा कन्फाइंड, उसमें रहेगा C प्लस I, उसमें G और X माइनस M के प्रैक्टिकल्स आपको नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, तो तब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तब फॉर्मूला होगा AD का C प्लस I। ओके, अभी ये तो एक्सपांडेड फॉर्मूला है, दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड स्टूडेंट्स, तब अपन एडी का फॉर्मूला लगाएंगे C प्लस I, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना। अब इनके कंपोनेंट को समझें। व्हाट इज C? C इज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या है कि वो ऐसा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड विलिंग टू बाय, ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज which a household are able and willing to buy. It always depends on the disposable income of the household. अब disposable income और income में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। मान लो एक पर्टिकुलर फैमिली की इनकम आ रही है 30,000, लेकिन क्या वो 30,000 ही डिस्पोज कर लेते हैं कि कुछ सेव करते हैं? सोचो, क्या 30,000 जो आ रहा है वो पूरा ही खत्म कर देंगे कि कुछ सेव करेंगे? कुछ सेव सेव करेंगे। सेव करेंगे। करेंगे। तो मान के चलो उन्होंने 10,000 सेव कर लिए और 20,000 के उनके खर्चे होते ही हैं, तो ये 20,000 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी डिस्पोजेबल इनकम। अब जितना ज्यादा आप डिस्पोज करोगे उतना ज्यादा आपका सी बढ़ेगा। अगर उतना ज्यादा आपका सी बढ़ रहा है तो उतना ही ज्यादा आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। इसके कारण है आपके फ्लक्चुएशंस की, कि अगर अपना सी बढ़ गया तो एडी भी बढ़ेगा, अगर सी कम हुआ तो एडी भी कम होगा। तो अगर याद रखना जो कंपोनेंट्स थे एडी के बेटा, व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अगर वो चेंज होते हैं तो अल्टीमेटली एडी भी चेंज होगा। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं I is what? Investment expenditure. Again, ये भी क्या है? It is a planned expenditure on creation of capital assets and raw material by private entrepreneurs, या फिर हम इनको बोल सकते हैं firms. Okay, it depends on marginal efficiency of capital and rate of interest. अब ये क्या होता है? चलो आज एक बात बताओ, आज अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट सोचोगे कि भैया अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे कम से ना कम से कम एफडी के ऊपर तो दे। जैसे आज अपने फादर से पूछना कि जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा तो एफडी में इन्वेस्ट कर लें, तो फादर का जवाब आएगा कि भैया एफडी मुझे कितना इंटरेस्ट देगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 to 8%। लेकिन वही मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा तो मुझे 20% अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है। तो नॉर्मली दी बिजनेसमैन विल इन्वेस्ट इन बिजनेस, क्योंकि अगर उसको एफडी में इन्वेस्ट करना होता तो वो तो 7-8% कमा के चुप हो जाता, लेकिन उसको ज्यादा कमाना है इसीलिए वो क्या कर रहा है? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। अब चलो वो बोलेंगे कि अगर मैं लोन लेके कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब अगर उन्होंने लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लोन का इंटरेस्ट 10% भरना है, लेकिन वो कमा कितना रहे हैं? 20%। अभी भी उनके फायदे का सौदा है, क्योंकि अभी कितना नेट उनके हाथ में आ रहा है? 10%, जो एफडी के सामने बहुत कम है। सो दिस इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको बोला जाता है कॉस्ट, कि मेरे को कितना कॉस्ट पड़ रहा है। अगर मेरे घर का इन्वेस्टमेंट है तो मेरा जीरो कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर से लेके आ रहा हूँ तो मेरे लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सपोज अगर मैंने लोन उठाया तो 10% का मेरे को लोन भरना है, लेकिन 20% तो मेरे को बिजनेस कमा के दे, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना मेरे को बिजनेस कमा के दे रहा है। अगर बिजनेस इससे कम कमा के दे रहा है तो भैया लोन मत उठाओ, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। आई समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लियर? इज दिस क्लियर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब भी होंगे वो कहाँ पे होंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब भी होंगे वो होंगे आपके फिक्स असेट्स और रॉ मटेरियल्स में। ओके, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा किसमें? या तो वो करेगा फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट, या तो किसमें करेगा? रॉ मटेरियल्स में। उसके पास तो यही इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। सो आई इज रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
फिर आ जाते हैं अपन जी। जी इज व्हाट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब भैया गवर्नमेंट भी तो दो चीजों में खर्चा करेगी, या तो वो परचेज करेगी कंज्यूमर गुड्स, या तो वो परचेज करेगी कैपिटल गुड्स, क्योंकि उसे भी तो मशीन्स चाहिए। Government officer also need machine. Government offices also need what? Investments in their assets. तो गवर्नमेंट के खर्चे भी क्या हो जाएंगे? दैट विल बी नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो लास्ट कंपोनेंट है एडी का, एडी का लास्ट कंपोनेंट क्या है? नेट एक्सपोर्ट। जो डिफरेंस है किसके बीच में? आपके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो अपन ने एक्स माइनस एम देखा ही है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट will give me what? That is net export. So it is difference between demand of our good, that is export, and services by foreign countries over our country's demand for foreign countries. इतना लेने की जरूरत नहीं, आप अगर सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, that is a difference between export of countries and import of countries, that is net export. क्लियर हुआ चारों कंपोनेंट? अगेन एडी के Yes, कॉन्सेप्ट में अगर आ गए हैं अपन, एडी थ्योरेटिकली कितने बराबर है? एडी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है बताओ आप? चलो बताओ रिवीजन के तौर पर। private consumption सी expenditure, हाँ प्राइवेट कंजम्पशन, और आई investment, इन्वेस्टमेंट, जी government, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गौरव अब तू बता एक्स माइनस एम क्या था? गौरव एक्स माइनस एम क्या था बेटा? गौरव यू आर ऑडिबल। चलो मे बी। चलो ऋषिका एक्स माइनस एम क्या था? net exports, नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट में से अपन इंपोर्ट माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। ये हो गए हमारे चार कंपोनेंट्स। अब भैया कीन्स के मॉडल को पढ़ें तो क्या बोल रहा है? इन फ्री कैपिटल इकोनॉमी गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट। अगर याद हो तो मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 11th में देखा ही है कि कितनी इकोनॉमी होती है। एक होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक होती है प्लान्ड या फिर सेंट्रल अथॉरिटी वाली सेंट्रल इकोनॉमी बोलते हैं जिसको, और एक होती है मिक्स्ड। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट की भी चलती है और प्राइवेट पर्सन की भी। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर फ्री कैपिटलिस्ट है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है। और दूसरा, अगर मैं इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी ट्रीट करूंगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है। इसीलिए केनीजियन ने सिर्फ टू सेक्टर कंसीडर करे, इसीलिए उसका क्या था? एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस। इसीलिए जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे बेटा तो उसमें याद रखना, एज पर केनीजियन व्यू दैट इज फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द फॉर्मूला फॉर एग्रीगेट डिमांड एज पर देम विल बी सी प्लस आई। Okay, so I'm keeping this lecture at this moment only, where we are understanding two sector model. We will start from tomorrow so that you will be able to understand more clearly. Okay, hope you are able to understand today's lecture. Tomorrow we will understand some of the practical aspect of this particular topic. Chali. Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel for further updates.